गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका अपने इस चैनल एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको डिफरेंसेस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्लस कंसेप्ट बताने वाली हूँ कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉ में क्या पढ़ते हैं, हमारे डेली रूटीन में इसका क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंसेस है। देखो, जब भी कोई सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उस सब्जेक्ट का जो नेम होता है, एक्चुअल में जनरल रूल तो ये कहता है कि जो उसका नाम है उसका नाम आपको क्लियर होना चाहिए। उस नाम की अगर कोई लॉ में डेफिनेशन दे रखी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी यही रूल है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब ये संविदा क्या होती है, संविदा की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, प्लस संविदा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अब ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप एलएलबी के एग्जाम्स देने जा रहे हो और आपको नहीं पता कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में क्या लिखना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। देन आपको इतना मैटर समझ आ जाएगा कि आप इजीली एलएलबी के एग्जाम में लिख सकते हो। बट जुडिशरी के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है, सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। उसके लिए आप एमडी लॉ क्लासेस के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ प्लस एलएलबी की क्लासेस भी करवाते हैं। उसमें जब जुडिशरी का बैच आप ज्वाइन करते हो तो तीनों लेवल को फोकस रखते हुए प्री मेंस इंटरव्यू अपने कवर करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास का मेन कंसेप्ट हमारा है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एग्रीमेंट को हम करार भी बोल सकते हैं, एग्रीमेंट को हम समझौता भी बोल सकते हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉ की लैंग्वेज में संविदा भी बोल सकते हैं, और एग्जाम्स में हमारा आ सकता है अनुबंध शब्द। कंफ्यूज नहीं होना, अनुबंध भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, और संविदा भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ही है। देखो, यहाँ पे हमें पहले डिफरेंस समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्रीमेंट, मैंने आपको बताया एग्रीमेंट मीन्स समझौता भी होता है और एग्रीमेंट मीन्स करार भी होता है। देखो, एग्रीमेंट है ना, हम हर दिन अपने डेली रूटीन में करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको कल इवनिंग में ये सब्जेक्ट का टॉपिक करवा दूंगी, ठीक है। अब ये आपके और मेरे बीच में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। अब इसी जगह अब हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ऐसा फॉर्म होता है जो कि लॉ की नजर में एनफोर्सेबल होता है। मतलब ऐसी बात जिसके बारे में अगर वो बात पूरी नहीं होती तो आप कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैंने कहा कि कल हम दोनों मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे। मैंने आपको कहा कि कल हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। अब मेरी आंख खुली नहीं, मैं सुबह आई नहीं, तो क्या अब आप मेरे अगेंस्ट कोई केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है, एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट है। ऐसी बातें जिनको हम लॉ के द्वारा या लॉ की नजर में एनफोर्स नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यस, कल मैं आपसे 5,000 रुपए का फोन खरीदूंगी, ये मेरे 500 रुपए एडवांस है, ये आप फोन किसी को मत देना। अब यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट डे फोन आपसे नहीं खरीदती हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब किसी बात के बारे में कंसिडरेशन दे दिया जाता है, प्रतिफल दे दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब देखो क्या कहा, एग्रीमेंट की डेफिनेशन तो दे रखी है सेक्शन 2 के ई क्लोज में, संविदा की डेफिनेशन दे रखी है 2 के एच क्लोज में। ई एग्रीमेंट और एच कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट कहता है एवरी प्रॉमिस, हर एक वचन, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, हर एक वचनों का संवर्ग, चाहे एक वचन करो चाहे बहुत सारे प्रोमिसेस करो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, क्या कर रहे हैं, इसमें कंसिडरेशन दे रहे हैं फॉर ईच अदर,
इज एन एग्रीमेंट। जब आप प्रॉमिस करके और उसके लिए कुछ कंसिडरेशन दे रहे हो, प्रतिफल दे रहे हो, देन वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो दो चीजें एग्रीमेंट की डेफिनेशन में की पॉइंट है, पहला प्रॉमिस और दूसरा कंसिडरेशन। देन जैसे हिंदी में जब दो या अधिक व्यक्ति आपस में कोई प्रस्ताव, ऑफर या प्रपोजल या एक्सेप्टेंस के साथ बात तय करते हैं, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस दी, तो वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, करार कहलाता है। तो फिर से, जब दो व्यक्ति आपस में कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। ये तो बात हुई एग्रीमेंट की। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट संविदा भी बोलते हैं। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई 2H में, अब ध्यान से सुनना। एन एग्रीमेंट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट शामिल है कि हर एक करार एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर हर एक करार जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कि यानी एग्रीमेंट जिसे कानून मान्यता देता है और एनफोर्स करवा सकते हैं, वही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने पढ़ा करार में दो चीजें चाहिए होती है, एक होता है प्रॉमिस, वचन, और दूसरा होता है कंसीडरेशन। दूसरा क्या होता है, प्रतिफल। दूसरा होता है प्रतिफल। जबकि संविदा में क्या कहता है, संविदा में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, करार होना चाहिए, और प्लस लॉ की नजर में विधि द्वारा क्या होना चाहिए, प्रवर्तनीय होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है, हमारा संविदा बन जाता है, विधि द्वारा एनफोर्सेबल होना चाहिए। अब देखो इसकी नेचर की बात करें तो सबसे पहली एग्रीमेंट की नेचर क्या है कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एग्रीमेंट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट इज एन एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब कि ऐसी बात जिसे हम लॉ के द्वारा एनफोर्स ही नहीं करवा सकते तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब इसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्या होती है, जरूरी होती है। अब जैसे एग्जांपल, दो दोस्त आपस में तय करते हैं कि वो शाम को फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन जिसमें से एक दोस्त आता ही नहीं है, तो ये क्या है, एग्रीमेंट है। अब क्या एक दोस्त मूवी देखने नहीं आया तो क्या आप उसके अगेंस्ट वाद कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कंपनी से 10,000 रुपए का टीवी खरीदता है, उसके लिए कंसिडरेशन देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो अब बात है इसके नेचर की। अब देखो बात करते हैं लीगल स्टेटस की। एग्रीमेंट हो सकता है सिर्फ नैतिक, मोरल रूप से बाइंडिंग हो, पर कानूनी रूप से नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एग्रीमेंट जो होते हैं वो सभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन कानून द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है और उसके भंग होने पर कोर्ट क्या करता है, रेमेडी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कोर्ट जब उपचार देता है और जिस बात के लिए या जिस बात की ब्रीच के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे एग्जाम्पल, ए और बी तय करते हैं, एग्रीमेंट का एग्जांपल, ए और बी तय करते हैं कि वे रोज सुबह पार्क में साथ टहलेंगे, ये एक एग्रीमेंट है। पर अगर कोई दोस्त ना आए तो दूसरा कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक दुकान से 5,000 रुपए में मोबाइल खरीदने का वादा करता है और दुकान वाला सहमत हो जाता है, ये एग्रीमेंट भी है, प्लस कंसिडरेशन भी है, प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी भी है, और ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब देखो सेक्शन वाइज कंसेप्ट देखते हैं। 2E में एग्रीमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होता है। H में कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है। और सेक्शन 10 वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताता है कौन से एग्रीमेंट जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कौन से एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो फ्री कंसेंट, सहमति से किए जाते हैं,
और लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ किए जाते हैं तो वो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें डिफरेंसेस की। अब देखो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसी तरीके से आप एग्जामिनर को समझा सकते हो। जैसे पहली डेफिनेशन, पहला जो हमारा डिफरेंस है वो है डेफिनेशन पे, ई में क्या दे रखा है, एग्रीमेंट दे रखा है, और एच में क्या दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। दूसरा डिफरेंस हम बताएंगे लीगल एनफोर्सेबिलिटी के लिए। तो अभी हमने पढ़ा एग्रीमेंट के लिए लीगल एनफोर्सेबिलिटी जरूरी नहीं है, जबकि इसके लिए जरूरी है। थर्ड डिफरेंस होगा हमारा स्वरूप, स्कोप का। इसका हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, पर हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देन इसके लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज की या ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। एग्रीमेंट सिर्फ सामाजिक और मोरल तरीके से किए जाते हैं, जबकि इसमें कानूनी अधिकार और लायबिलिटी क्या होती है, निहित होती है। देन इसमें कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मस्ट होता है। देन इसमें लीगल स्टेटस की बात करूं तो केवल सहमति ही जरूरी है, जबकि इसमें सहमति के साथ वैधानिक तत्व रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए। देन इसमें बात करें कि इसमें ओरिजिन क्या होता है, प्रस्ताव और स्वीकृति से होता है, जबकि इसमें क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी से होता है। और लास्ट कंक्लूजन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मूल आधार फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि एग्रीमेंट का लीगल एनफोर्सेबल रूप है। तो ये सारी चीजें आज मैंने आपको बताई है जीरो लेवल से कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है, इनकी डेफिनेशन कैसे याद करनी है, इनके की पॉइंट्स क्या है, और इनमें किन किन पॉइंट्स पे हम डिफरेंसेस बना सकते हैं। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये लेक्चर एक बार जरूर देखिएगा, देन आपका बेसिक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को लेके टॉपिक्स क्लियर होते जाएंगे। देन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर आपको किस पे चाहिए उसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लस एक इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे अपनी एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। अगर वो 59 रुपीज की मेंबरशिप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो कर लीजिए, वहां पे BSA की क्लासेस चल रही है। 59 रुपीज में BSA की लाइव क्लासेस प्लस हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम उसमें MCQs भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने रेस्ट, जेस्टे, कंडक्ट तक पढ़ लिया है, कॉन्स्पिरेसी तक पढ़ लिया है। तो ये हमारे 6 लेक्चर प्लस इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको BNS के 500 प्लस MCQs, BNSS के 300 प्लस MCQs प्लस कुछ मेंस के आंसर राइटिंग की वीडियोस भी वहां पर मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप सिर्फ 59 रुपीज MD Law क्लासेस में मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो इतना कुछ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और जो जो डाउट्स है वो अपने क्लियर कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।